हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ लिया था और उसके सारे हेड्स के बारे में भी बात कर ली थी। 4 हेड्स में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट डिवाइड होता है। एक प्राइम कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल। और इन चारों हेड्स के अंदर हमने ईच आइटम्स को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं आपके साथ सॉल्व्ड क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा। तो आज तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेते हैं। कल कुछ और क्वेश्चंस मटेरियल में, जो हमारे मटेरियल में अभी मेरे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो कल मटेरियल में से जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। 2 दिन ही लगाऊंगा जैसे कि मैंने बोला, ठीक है। 2 दिन, एक आज का दिन लगेगा, एक कल का दिन, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सॉल्व्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे सॉल्व होंगे वो क्वेश्चन। अगर आपको इंडिविजुअली किसी टॉपिक पे, किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो वो आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। वो आप बोलोगे तो करवाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगा, ठीक है। ये क्योंकि आज हमारे पास स्टडी मटेरियल से ही हम लोग कर रहे हैं, तो स्टडी मटेरियल के पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू मैन्युफैक्चर विद स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, मशीन आर वर्कड है, मशीन आर रेट है। अगर मुझे लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, फास्ट ट्रैक का मतलब सिंपल ये है कि आपको हम रिवाइज करा रहे हैं और आप साथ साथ, इसका बेनिफिट है कि आप घर जाके साथ साथ पढ़ रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि 2 महीने बाद तो पेपर है, तो इसलिए आपके पास टाइम नहीं है, आपको चैप्टर वाइज तैयारी करनी है। मशीन आर वर्कड, मशीन आर रेट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, आपको निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव, शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ। तो कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट फॉर द मंथ दिया हुआ, पहले कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको मालूम है रॉ मटेरियल गिवन है क्वेश्चन में, रॉ मटेरियल गिवन है 1,80,000, डायरेक्ट वेजेस भी गिवन है 90,000 की, मशीन आर रेट है, ये किस लिए दिया होगा, मशीन आर वर्कड 10,000 और मशीन आर रेट ये किस लिए दिया होगा, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, ये फैक्ट्री ओवरहेड के लिए दिया होगा। आपको याद है ना, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड होते हैं, है ना, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के लिए दिया हुआ, मशीन आर वर्कड 10,000 और मशीन आर रेट 80,000 के फैक्ट्री ओवरहेड हो गए। तो प्राइम कॉस्ट निकल गई, प्राइम कॉस्ट तो यहीं से आ जाएगी आपके, हाँ, रॉ मटेरियल जोड़ा आपने, डायरेक्ट वेजेस जोड़ा, जोड़ के आपके पास क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कॉस्ट शीट का जो एलिमेंट गिवन नहीं है उसे इग्नोर मार दो, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ लिया, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद आपके पास आ जाएगा ग्रॉस या नेट बराबर ही आएगी, यहाँ पे डब्ल्यूआईपी नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में नहीं है। उसके बाद आप उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा क्वेश्चन में नहीं है, आपको याद होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल क्वेश्चन में नहीं है, R&D का खर्चा क्वेश्चन में नहीं है, प्राइमरी पैकिंग का क्वेश्चन का खर्चा क्वेश्चन में नहीं है, आपका सेल ऑफ स्क्रैप का क्वेश्चन नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, तो जीरो हो गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही आ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अब फिनिश गुड्स की ट्रीटमेंट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, क्लोजिंग है, क्लोजिंग है। क्लोजिंग कैसे मालूम, देखो 4,000 बनाए थे, 3600 बेचे हैं, 400, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,000 के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, तो 400 के लिए निकाल लेंगे, वही आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग जोड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, ये वाले, जनरल, सेलिंग जोड़ देंगे, बस यही है। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, जितना खर्चा आएगा उससे 3600 से डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, और सेल के साथ कंपैरिजन करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, इन्होंने साथ साथ कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल रखा है। 1,80,000 मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस 90,000 की होगी, टोटल प्राइम कॉस्ट आ गई 2,70,000 की, आपने फैक्ट्री ओवरहेड मशीन आर के हिसाब से 80,000, 3,50,000, और कोई खर्चा था नहीं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10% है, तो 35,000 आपने माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आ गया 3,15,000, उसमें ये जोड़ लिया एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग ओवरहेड, 5 पर यूनिट था, 3600 पे आपने बेचा, जितने बेचे उस पे, तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल, और डिवाइड कर दिया साथ साथ, तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट भी आ गई है। फॉर्मेट में भी आपके पास टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट दोनों था,
उसके बाद प्रॉफिट निकालना है, सेल रेवेन्यू निकालोगे और साथ में से ये 3,68,000 माइनस कर दोगे तो ये रहा आपके पास प्रॉफिट आ गया 82,000 का। ठीक है जी, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर ए पीरियड फ्रॉम 1 जून टू 30 जून। आप कल मुझे बताओगे कि मैंने कौन से क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, घर जाके क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि थोड़े से ही क्वेश्चन होंगे कॉस्ट शीट के, तो आप हाईलाइट कर दो कि ये करवा दो, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 60,000 ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। अच्छा, ये द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड बिटवीन 1 जून टू 30 जून, 6 महीने का। और आपके पास कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग भी गिवन है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग भी गिवन है। उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज गिवन है तो कंज्यूम आ जाएगा, वेजेस गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड भी गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन गिवन है। अच्छा, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ना लिखा होता तो जनरल ट्रीट कर लेते। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है, सेल भी गिवन। आपको निकालना क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। कैसे आएगा? आप रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालोगे तो आपके पास ये परचेज रहा, परचेज में आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस माइनस करोगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। उसके बाद दूसरा बोला है उसने प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम में आप वेजेस ऐड करोगे, बस और कुछ है नहीं, आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद आपको फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए, तो फैक्ट्री कॉस्ट में इस प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे, फैक्ट्री ओवरहेड ये रे 1 लाख, आपके पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। आप इसमें क्या जोड़ोगे? डब्ल्यूआईपी ओपनिंग और क्लोजिंग माइनस करोगे तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, क्वेश्चन में गिवन है। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, उसके बाद आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी, फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए ये निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपके पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ चुकी है, अब उसमें हम जोड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। देखो R&D तो है नहीं, क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं है, प्राइमरी पैकिंग भी नहीं है और रिकवरी भी नहीं है, सेल ऑफ स्क्रैप भी नहीं है, तो क्या है? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन जोड़ दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जोड़ दो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस कर दो, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और ऑटोमेटिकली फिर आपको सेलिंग ओवरहेड जोड़ोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, सेल के साथ उसे माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है अर्नव इस्पात उद्योग लिमिटेड has the following expenditure for the month for the year ended 31st March 2020। रॉ मटेरियल परचेज आपने 10 लाख किया हुआ है, जीएसटी पेड ऑन द अबव परचेज 18% एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये टैक्स कॉस्ट का पार्ट नहीं है, मटेरियल कॉस्ट में से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमें आईटीसी मिल रहा है ना, ये नहीं जोड़ा जाएगा, आईटीसी मिल रहा है, ये तो यूं ही दिया हुआ है। और ये फ्रेट इनवर्ड मटेरियल परचेज में जोड़ेंगे, मटेरियल कॉस्ट में आपकी फ्रेट इनवर्ड आएगा। तो वेजेस पेड टू फैक्ट्री ये आपका डायरेक्ट लेबर है ना, एम्प्लॉइज कॉस्ट आ गई। उसके बाद कंट्रीब्यूशन मेड टूवर्ड एम्प्लॉइज पीएफ एंड ईएसआईएस, तो ये आपका आएगा मेड टूवर्ड एम्प्लॉइज पीएफ प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस होगा। ठीक है, और 3,60,000 ये भी आपकी एम्प्लॉइज कॉस्ट का पार्ट है क्योंकि एम्प्लॉयर ने पे किया, अगर एम्प्लॉई का होता फिर ना होता, एम्प्लॉयर ने पे किया तो होगा। प्रोडक्शन पेड, प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, क्या ये भी एम्प्लॉइज कॉस्ट का पार्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक, तो ये सारे लेबर कॉस्ट में जुड़ गए, कौन कौन से? एक तो अच्छा ये वाले दोनों देखो, ये वाले दोनों मटेरियल कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये और ये और ये एम्प्लॉइज कॉस्ट का पार्ट है, ये भी एम्प्लॉइज कॉस्ट का पार्ट है। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, ठीक है, तो एम्प्लॉइज कॉस्ट में यही आएगा, चेक कर लो, और कुछ तो नहीं है। ये फैक्ट्री ओवरहेड है, सुपरवाइजर डायरेक्ट वर्कर नहीं है, सुपरवाइजर इज नॉट ए डायरेक्ट वर्कर, डायरेक्ट वर्कर को जो आप पे करोगे तो वही आएगा एम्प्लॉय कॉस्ट में। उसके बाद नहीं, और नहीं, आई थिंक और नहीं है। क्लियर?
उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपकी रॉयल्टी आ जाएगी, ये वाली रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन। पावर कहाँ दिया हुआ है? अच्छा, ये आपका डायरेक्ट हो गया। और बताइए, और डायरेक्ट क्या होगा? स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड हो सकते हैं अगर डायरेक्ट है, इसको ओवरहेड भी मान सकते हैं बट हम डायरेक्ट मान रहे हैं इसको। और चेक करो, बस आई थिंक यही है, बाकी कोई होगा तो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में। इसके बाद आता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या लेके आओगे? ये रहा, अमाउंट पेड फॉर परचेज मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 2 ईयर ऑफ प्रोडक्शन। ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड में जुड़ेगा है। क्या चीज? हाँ, तो 2 साल की है तो आधी आ जाएगी ना आपका, ये एनुअल है, ये देखो 31 मार्च 2020, तो आप ये हाफ डालोगे, आधा। क्लियर? उसके बाद ऊपर वाले तो सारे हो गए हैं ना, जीएसटी तो लेना ही नहीं है। उसके बाद डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री बिल्डिंग की आएगी फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की आएगी, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी। उसके बाद सैलरी पेड टू सुपरवाइजर आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। उसके बाद रिपेयर जो प्लांट एंड मशीनरी की है वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी की आपका फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। उसके बाद इंश्योरेंस आपकी प्लांट एंड मशीनरी की फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाएगी। उसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग की भी जो आपकी इंश्योरेंस है वो भी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाएगी। उसके बाद एक मिनट, ये पोल्यूशन कंट्रोल, ये भी आपका फैक्ट्री पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन कंट्रोल, अगर फैक्ट्री में आप गैसेस एमिट कर रहे हो तो उसको कंट्रोल, उसकी ट्रीटमेंट भी करनी होती है मैन्युफैक्चरर को, तो वो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए अब फंक्शनल मैनेजर को पे कर रहे हो, ठीक है। प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए पे कर रहे हो ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड है, ये सैलरी पे कर रहे हो आप किसको? फंक्शनल मैनेजर को, तो ये डायरेक्ट वर्कर तो होगा नहीं। उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस तो आपका सेल्स का है ना ये, बस और नहीं है। एक मिनट, ठीक है। इसके बाद आ गया ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, दोनों ही गिवन है। ये आपका ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हो गया। अच्छा, रॉ मटेरियल तो ओपनिंग रॉ मटेरियल में एडजस्ट होएगा और क्लोजिंग रॉ मटेरियल में एडजस्ट हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। उसके बाद डब्ल्यूआईपी ओपनिंग यहाँ पर एडजस्ट होएगा और क्लोजिंग यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा। ये क्वालिटी कंट्रोल ढूंढते हैं कहाँ पर है, देखो यहाँ तक तो सारा हो गया, ये वाला क्वालिटी कंट्रोल में सबसे पहले आपका आएगा ये रहा, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज, और ये दोनों, ठीक है, और नहीं आएगा। उसके बाद आता है आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका ये रहा, क्लियर। आर एंड डी के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू फैक्ट्री, ये रहा। इसको जोड़ने के बाद स्क्रैप माइनस करेंगे, है ना, सेल ऑफ स्क्रैप। अच्छा, प्राइमरी पैकिंग रहेगी अभी, आपको याद होना चाहिए कौन सा ढूंढ रहे हो, प्राइमरी पैकिंग, ये रहा, क्वालिटी मेंटेन कर ली गई प्राइमरी पैकिंग। और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स ये नहीं आएगा, सेकेंडरी पैकिंग है बेसिकली, है ना। प्राइमरी पैकिंग आपका आ गया क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, ये आ गई। उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप, या नीचे दिया हुआ है देखिए 86,000 माइनस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देखते हैं, ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम ढूंढते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जनरल, ठीक है, जनरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो ये ऑफिस बिल्डिंग, ये रहा, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफिस, सेल नहीं, सेल वाला नहीं, ये नहीं आएगा, नहीं वो तो व्हीकल्स वो सेलिंग में आ जाएगा ना,
सेलिंग कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, ये डायरेक्टर द्वारा व्हीकल यूज किए गए हैं, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाएगा। उसके बाद डिलीवरी व्हीकल सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा ना, वो अलग से देखेंगे। उसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंट्स का सैलरी पे किया आपने। उसके बाद जनरल मैनेजर को आपने सैलरी पे किया है। उसके बाद ये ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सेल्स स्टाफ को तो अलग आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सेलिंग एंड मार्केटिंग का खर्चा, वो सारा इकट्ठा देख लेते हैं हम लोग। सेलिंग एंड मार्केटिंग में आपके पास ये आ जाएगा, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, हाँ इंटरेस्ट भी यही आएगा। हमने कल ही तो किया था नॉन इक्विटी फंड, यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड, हमने कल ही किया था कि इंटरेस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगा अगर नॉन इक्विटी फंड है। डिविडेंड नहीं आएगा, इसका मतलब ही हो गया नॉन इक्विटी फंड का मतलब डिविडेंड नहीं आएगा, इक्विटी जरूर आएगा। और सेल्स स्टाफ को आपने बोनस पे किया है, तो आई थिंक ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट आपकी आ जाएगी। कॉस्ट शीट आने के बाद आपको उसमें दिखाना क्या क्या, एक तो प्राइम कॉस्ट दिखानी है, एक फैक्ट्री कॉस्ट दिखानी है, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखानी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाना है और कॉस्ट ऑफ सेल दिखानी है, यानी कि मेन हेड आपको दिखाने हैं, ठीक है। कॉस्ट शीट ही बनानी है बेसिकली। तो ये देखिए कौन सी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस, और रॉ मटेरियल का जो स्टॉक होगा उसकी जो आप इंश्योरेंस पे करते हो, ये भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ हम लोग इसको कवर करेंगे। चलिए उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। The books of Adarsh Manufacturing Company present the following data for the month of April 2020. Direct labor cost 17,500 being 175% of वर्क ओवरहेड। तो वर्क ओवरहेड कितने आ जाएंगे? 10,000 आ जाएंगे, ठीक है। कहता है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹70,500 being 175% ऑफ वर्क ओवरहेड। अगर आप निकालो ना, ये देखो 1,17,500 इंटू 100/175, तो आपके फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 56,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को छोड़ दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ जाएंगे? 56,000। वैसे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल वाले नहीं इंक्लूड हुए होते हैं, आपके सिर्फ फैक्ट्री वाले एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री अकाउंट शो द फॉलोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आपके पास ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग आ गया, फिनिश गुड्स का आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग आ गया। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस अदर डाटा गिवन है, ये सेल्स में चले जाएंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है, सेल फॉर द मंथ गिवन है। आपको निकालना क्या? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज। आपको मटेरियल परचेज निकालना है, तो रिवर्स चलोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां पर है? 56,000। इसमें से रिवर्स चलना शुरू करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000 में आप क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऐड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करोगे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऊपर कोई भी चीज नहीं है आपके पास, ना तो क्वालिटी कंट्रोल है, ना R&D का खर्चा है, ना ही प्राइमरी पैकिंग है, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव से फैक्ट्री से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव है, ना ही स्क्रैप है। तो सीधा नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। यही नेट फैक्ट्री कॉस्ट में प्लस माइनस करोगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस कर लो, सॉरी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस करो, क्लोजिंग ऐड कर लो, आपके पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में से आप फैक्ट्री ओवरहेड क्या करोगे? माइनस करोगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड आपने 10,000 माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में से आप लेबर का खर्चा होगा, लेबर है 17,500, माइनस करोगे तो आपके पास मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। अगर आपके पास मटेरियल कंज्यूम आ गया तो वहां क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो ऐड करो और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करो, आपके पास मटेरियल परचेज आ जाएगा। रिवर्स में चलोगे तो हो जाएगा।
ठीक है, तो आइए देखिए अच्छा ये ही नहीं हुआ। उसके प्रिपेयर एक कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड आल्सो प्रॉफिट अर्न्ड। आई थिंक हो जाएगा, सब कुछ पता लग गया आपके पास मटेरियल कंज्यूम भी है, आपके पास लेबर के खर्चे भी है, आपके पास स्टॉक्स भी है, सब कुछ गिवन है, तो आप आसानी से इसे बना लोगे। ठीक है, क्या चीज? नहीं नहीं, ये देखो मेन पार्ट में बनाना पड़ेगा। हाँ, सीधी कॉस्ट शीट एक्स से लेके निकालने की जरूरत नहीं, रिवर्स में चलो ना। हम्म हम्म उसमें तो कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा ना आपका, एक्स कितनी बार ऐड करते जाओगे, आप रिवर्स में चलो। क्यों? आपके पास कौन सा सीधी प्राइम कॉस्ट पता है? हाँ, कौन सा 10,600? हाँ हाँ, नीचे आप लेते जाओगे एक्स आता रहेगा, एक्स आता रहेगा। तो अगर आप रिवर्स में कर दो तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, रिवर्स में बना दो ना, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट शीट तो बोला नहीं है ना, फाइंड आउट द मटेरियल परचेज बोला है। हाँ हाँ, तो उनको वैल्यू चाहिए। अगर आप जो एक्स लेके चल रहे हो वो कॉस्ट शीट बना रहे हो, बेसिकली उसी के फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो, तो क्या जरूरत है? जरूरत क्या है? बना सकते हो, लेकिन बेसिकली आप रिवर्स में करो तो ज्यादा इजी है, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर लो ना, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन पूछी है। क्या? नहीं नहीं, वो क्यों कैलकुलेशन है, उन्होंने जो पूछा वो सीधा सीधा सॉल्व करके दिखाएंगे। कोई स्टेटमेंट बनाने को थोड़ा ना बोला है कि स्टेटमेंट की वर्किंग कहीं और दिखाएं, कैलकुलेशन कहीं और दिखाएं और स्टेटमेंट कहीं और दिखाएं। उन्होंने पूछा कि बताओ कि मटेरियल परचेज कैसे करोगे, तो आप चाहे एक्स लेके कर लो, चाहे आप रिवर्स में कॉस्ट शीट बना के कर लो, जहां से पता है वहां से कर लो। चलिए, उसके बाद प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट अर्न, ये तो हो ही जाएगा ना, सिंपल कॉस्ट शीट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज। मंथली कॉस्ट शीट बोला है आपको बनाने को, तो आइए क्या क्या आएगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल आपके पास गिवन है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपके पास गिवन है, ओपनिंग फिनिश गुड्स गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है आपके पास, डब्ल्यूआईपी भी गिवन है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं पता है आपके पास। आपको एक मिनट, आपको मंथली कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज गिवन है, जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज, आईटीसी अवेलेबल है, इसको आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे। वेजेस पे टू प्रोडक्टिव वर्कर्स आपको मालूम है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एम्प्लॉइज कॉस्ट में आएगा। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट किया था हम लोगों ने कि ओवरहेड था, ये डायरेक्ट में काउंट किया था, यूटिलिटीज के लिए आपने पे किया है। ऑफिस, ये ओवरहेड भी हो सकता है क्योंकि ये क्लियर नहीं है। हमने जो फॉर्मेट पढ़ा, जो जो एग्जांपल्स पढ़े थे उसमें यूटिलिटीज को उन्होंने डायरेक्ट में ट्रीट किया था। चेक कर लो जरा, चेक करो। नहीं, आंसर तो होगा, एक मिनट, ये देखो यहाँ होगा कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, डायरेक्ट ट्रीट किया उन्होंने, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था लिख लेना ये, ठीक है, क्योंकि जो वो ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही ट्रीट करेंगे। आपका दिमाग क्या कहता है वो मैटर नहीं करता, जो इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इसको डायरेक्ट ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, तो आपको भी डायरेक्ट ट्रीट करना ही है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट में आएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड, ये तो जनरल ट्रीट करेंगे। आपको मालूम है अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या करते हैं, जनरल ही ट्रीट करते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंसेस पेड टू ऑफिस स्टाफ, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, और सेलिंग एक्सपेंसेस सेल के हो गए। मशीन आर वर्कड 21,600 है, मशीन आर रेट 8, तो ये आपका क्या आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। यूनिट प्रोड्यूस आपने किए 1,94,000 और डिजायर्ड प्रॉफिट ऑन सेल आपका है 15%। यूनिट प्रोड्यूस किए हैं आपने, तो फिनिश गुड्स आपके पास गिवन नहीं है। यूनिट सोल्ड 16,000 है, 1,94,000 प्लस ओपनिंग कितने हैं, देखो आपके पास इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम है ना कि आपके पास फिनिश गुड्स नहीं पता, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। देखिए आपने 1,94,000 प्रोड्यूस किया, ठीक है, और आपके पास ओपनिंग कितना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10,000 है,
तो 2,04,000 हो गया। 2,04,000 में से आपने बेचे कितने? 1,60,000। तो 44,000 का आप फिनिश गुड शीट करोगे, ठीक है। 44,000 यूनिट्स जो है वो फिनिश गुड्स आ जाएंगे। अब इस 44,000 के जो फिनिश गुड्स हैं इसको आप क्या ट्रीट कर सकते, इसको वैल्यू कैसे निकालोगे? तो यू हैव गॉट FIFO एंड वेटेड एवरेज। आपके पास FIFO मेथड भी फॉलो कर सकते हो और वेटेड एवरेज भी फॉलो करोगे। जनरली हम FIFO मेथड से फॉलो कर लेते हैं, तो FIFO से हम इसको निकाल लेंगे। 44,000 की वैल्यू निकल जाएगी। अगर क्वेश्चन बोलता है वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज भी मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेटेड और FIFO दोनों डिस्कस कर लिए थे। बाकी देखिए इसको बोला क्या है इन्होंने बनाने को, कॉस्ट शीट ही बोला ना, तो कॉस्ट शीट बन जाएगी। रॉ मटेरियल परचेज आपके पास मालूम है, देखो एक मिनट, हाँ रॉ मटेरियल परचेज पता है। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस माइनस करोगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। उसके बाद एम्प्लॉइज कॉस्ट कहाँ गई? ये रहा, एम्प्लॉइज कॉस्ट पता लग गया। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी पता लग गए, जोड़ के प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आ गए, है ना। मशीन आवर्स गिवन है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस वर्क कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग WIP जोड़ोगे, ये रहा, सॉरी ये रहा 18,000, और क्लोजिंग माइनस करोगे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में आप आगे क्वालिटी कंट्रोल देखो नहीं है, R&D का खर्चा नहीं है, प्राइमरी पैकिंग नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन नहीं है, उसके बाद वो सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह भी नहीं है। तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जोड़ोगे, ये रहा 9,60,000, और 44,000 यूनिट्स आपके क्लोजिंग स्टॉक है। कैसे निकाला पता लग गया आपको, ठीक है, कि आपने बनाए कितने वो मालूम है। ये देखिए यहां से पता चला आपने यूनिट प्रोड्यूस किए 1,94,000, 10,000 पहले के पड़े थे, 2,04,000, उसमें से 160 बेच दिए, तो 44,000 आपका क्या आया? क्लोजिंग स्टॉक आ गया। उसकी वैल्यू आप FIFO मेथड से निकाल लोगे, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। तो उसको प्लस माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग बाकी के खर्चे जोड़ लेंगे। क्या क्या जोड़ना बाकी है? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ लेंगे, ट्रैवलिंग वाले जोड़ देंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ देंगे। तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, और आपके पास सेल प्राइस पता है तो प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है जी, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, A limited company has a capacity to produce 1 lakh unit of product every month. It works cost at varying level of production is as under. अलग अलग लेवल के ऊपर उन्होंने वर्क्स कॉस्ट दे दी सीधी, यानी कि अगर आप 10% लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हो, लेवल का मतलब आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी के लेवल की बात हो रही है, तो आपकी जो वर्क कॉस्ट पर यूनिट है वो 400। अगर आप 20% पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो 390, अगर आप 30% पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो 380 है। इस तरीके से वर्क कॉस्ट है, अलग अलग लेवल के ऊपर आपकी वर्क कॉस्ट गिवन है। इट्स फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1,50,000। 1,50,000 आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, फिक्स है, एंड फिक्स मार्केटिंग एक्सपेंसेस 2,50,000 पर मंथ, ये पर मंथ है रिस्पेक्टिवली। इट्स फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,50,000 एंड फिक्स मार्केटिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 2,50,000 पर मंथ। दोनों ही पर मंथ है, दोनों ही पर मंथ गिवन है। द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अमाउंट टू ₹30 पर यूनिट। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वेरिएबल है जो कि 30 पर यूनिट है। इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट, बेच सकते हैं 500 पर यूनिट के हिसाब से, प्रोवाइडेड इट इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। कहता है ये 100% माल भी बेच सकते हैं अगर ये नीचे दिया गया एक्सपेंडिचर करें। इट गिव्स गिफ्ट आइटम कॉस्टिंग 30 पर सेल। अगर आप गिफ्ट आइटम दोगे, जितने यूनिट बेचोगे 30 रुपीज 30 के हिसाब से पर यूनिट आप गिफ्ट आइटम दोगे। और इट हैज लकी ड्रॉ एवरी मंथ गिविंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ 50,000, सेकंड प्राइज ऑफ 25,000 एंड थर्ड प्राइज ऑफ 10,000 एंड 3 कंसोलेशन प्राइजेस ऑफ 5,000 ईच। अगर आप ये करते हो एंड आप 1 लाख रुपया हर मंथ रिफ्रेशमेंट पे खर्च करते हो, और आप एक टेलीविजन प्रोग्राम स्पॉन्सर करते हो जिसका आपका खर्चा 20 लाख आता है, अगर ये वाले खर्चे करते हो तो आपकी 100% सेल हो सकती है। ठीक है, और इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट एट 550 पर यूनिट विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ द अबव एक्सपेंडिचर। इन सारों को छोड़ दिया जाए, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप 30% बेच सकते हो और 550 के हिसाब से। तो आपको पूछा गया है कि प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट 30%,
एंड 100% कैपेसिटी। ठीक है, तो दो कॉलम बनेंगे, एक पर्टिकुलर वाला बनेगा, एक 30% कैपेसिटी के ऊपर आएगा, एक 100% कैपेसिटी के ऊपर आएगा। 30% कैपेसिटी के ऊपर वर्क कॉस्ट कितनी आएगी? 380 पर यूनिट के हिसाब से टोटल निकल आएगी। ठीक है, 1 लाख यूनिट है टोटल कैपेसिटी है ये। अगर आप 30% पे जाओगे तो 30,000 यूनिट बेचोगे, अगर आप 100% कैपेसिटी पे जाओगे तो 1 लाख यूनिट बेचोगे। तो वर्क कॉस्ट 30,000 इंटू 380 आएगा 30% पे, और अगर आप 100% पे लेके जाओगे तो 310 इंटू 1 लाख आएगा, वो आपकी वर्क कॉस्ट आ जाएगी। वर्क कॉस्ट में आपने जोड़ना क्या है, बचा क्या वर्क कॉस्ट में जोड़ने वाला? फैक्ट्री तो है नहीं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के खर्च यही वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे 1,50,000 पर मंथ, दोनों में जुड़ेंगे सेम। ठीक है, और मार्केटिंग के खर्चे 2,50,000, ये भी दोनों में जुड़ेंगे। और वेरिएबल खर्चे 30% में 30,000 इंटू 30 आएगा, और 100% में 1 लाख इंटू 30 आएगा। क्लियर, टोटल आ गया। उसके बाद मार्केटिंग के फर्दर खर्चे आएंगे, ये सारे खर्चे 100% में जोड़े जाएंगे। ठीक है, 1 लाख यूनिट्स इंटू 30, ये वाला पहले वाला खर्चा आ जाएगा। ठीक है, और जो ये लकी ड्रॉ के खर्चे आएंगे 50, कितने बने देखना जरा, 75, 85, 1,10,000, 3 कॉन्सोलेशन प्राइस है ना, 15,000 ये हो गया, 25,000 ये हो गया, 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया। ये आपको 100% कैपेसिटी में ये खर्चा डालना पड़ेगा, और रिफ्रेशमेंट के खर्चे भी 100% वाले में डालने पड़ेंगे, और 20 लाख का आपको स्पॉन्सर किया हुआ प्रोग्राम है, वो भी आपको 100% में ही डालना पड़ेगा। ठीक है, और 100% में डालने के बाद आप प्रॉफिट कंपैरिजन कर लीजिए, किसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा वो आपको चूज करना है। तो देख लेते हैं, आइए। ये देखिए, जो हम आप बात कर रहे थे ना, इन्होंने रिवर्स से किया हुआ है, कि रिवर्स से एक्स नहीं लिया, रिवर्स से चलने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सबसे ऊपर ले लिया, एक्स लेने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने रिवर्स में ये निकाल दिया, फिर बाद में कॉस्ट स्टेटमेंट बना दिया। 30% पे और 100% पे वर्क कॉस्ट ले ली हमने, और फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे नहीं, पर यूनिट की जरूरत नहीं, ये जरूरत नहीं है, सिर्फ टोटल ले लो, क्योंकि टोटल प्रॉफिट ही पूछा, उन्होंने पूछा है ना कि भाई टोटल प्रॉफिट किसमें ज्यादा होगा। उसके बाद आपके मार्केटिंग के खर्चे, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और एनी अदर स्पेशल कॉस्ट दे दिए उन्होंने। ये सारे खर्चे गिफ्ट आइटम के हो गए, कस्टमर प्राइजेस हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, टेलीविजन प्रोग्राम हो गया। ये करने के बाद इसमें सेल रेवेन्यू इतना आया, इसमें सेल रेवेन्यू इतना आया, और टोटल ये इसका 38 लाख का प्रॉफिट इधर आया, और इधर 1 करोड़ 4 लाख का प्रॉफिट आया। तो हम 100% कैपेसिटी के ऊपर जाएंगे। क्लियर, तो दीज आर द क्वेश्चन जो आपके स्टडी मटेरियल में गिवन थे, इजी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप पेपर में कॉस्ट शीट का क्वेश्चन गलत क्यों करते हो, तो आपको हेड्स ही प्रॉपर याद नहीं होते। ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, या वहां बैठ के सोच रहे होते हो, तो टाइम कंज्यूम हो जाता है। कॉस्ट शीट का क्वेश्चन पेपर में आया था, है तो लॉस भी तो आ सकता कल करते हैं ना उस क्वेश्चन को, कल कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका पेपर में क्वेश्चन आया वो कल डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, तो कल वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और बताइए क्या क्या डिस्कस करना है। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। रॉयल्टी डायरेक्ट है, रॉयल्टी तो प्रोडक्शन पे होती है ना, पर यूनिट होती है, कि पर यूनिट अगर आप रॉयल्टी के बारे में मैंने आपको कल बोला था कि अगर आप पर यूनिट पे करते हो फिर तो वो डायरेक्ट है, अगर आप लमसम अमाउंट पे करते हो फिर वो फैक्ट्री ओवरहेड बन सकता है, और अगर आप सेल पे कर रहे हो रॉयल्टी तो फिर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा। टेक्निकल फीस ऑफ डायरेक्टर आपकी फैक्ट्री ओवरहेड आएगी। ठीक है, टेक्निकल फीस ऑफ डायरेक्टर आपकी फैक्ट्री ओवरहेड आएगी। देखिए, आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है, वो सेकेंडरी है। स्टडी मटेरियल में क्या चीज किस हेड के अंदर मेंशन है, वो प्राइमरी है। कॉमन सेंस आप वहां पे लगाओ जहां पे स्टडी मटेरियल साइलेंट है। जहां पे स्टडी मटेरियल ने मेंशन कर दिया ना कि ये चीज इस हेड के अंदर है, वहां उससे बहस नहीं करनी है,
पेपर में उन्होंने वैसे ही ट्रीट करना है, वहां पे कॉमन सेंस मत लगाने लगना। इसलिए मैंने बोला कि इसलिए मैंने स्टडी मटेरियल को हाईलाइट किया है कि आपको वो याद हो कि हाँ ये चीज यहाँ यहाँ। ये यूटिलिटीज वाला है, जनरली हम लोग कह सकते थे कि फैक्ट्री ओवरहेड है, बट स्टडी मटेरियल में उन्होंने उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बना दिया, और जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बन गया तो ऑटोमेटिकली फिर उसमें प्राइम कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा। रीडिंग की हैबिट बढ़ाओगे तो जाकर होगा, हम लोग रीड नहीं करते हैं इसलिए प्रॉब्लम्स है। अब ये देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है, फिर भी इसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। और दूसरी बात होती है कि हम लोग पॉकेट में हाथ डाल के बैठते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप टीचर के साथ थोड़ी ना मैच कर सकते हो, टीचर को तो बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चंस किए होते हैं। आप प्रैक्टिस नहीं करते हो इसलिए गलतियां कर देते हो, वो जरूर किया करो प्रैक्टिस। तो कल की क्लास में हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, एक तो आपका पेपर वाला क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेंगे। 2 पेपर हो चुके हैं ना, एक नवंबर में हुआ, एक जनवरी में, एक दिसंबर में हुआ, एक जनवरी में हुआ। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन देखे आप लोगों ने? हाँ, जनवरी वाला ठीक है, और नवंबर दिसंबर वाले आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हम दोनों क्वेश्चन देख लेंगे। और इसके अलावा जो आरटीपी एमटी लेटेस्ट आए होंगे, जो लेटेस्ट आरटीपी होंगे, लेटेस्ट एमटीपी होंगे, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। हम लोग हर चैप्टर में एक तो लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, जो लेटेस्ट 2 पेपर हुए हैं, एक दिसंबर में एक जनवरी में, और लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी या स्टडी मटेरियल के मेन क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे। और बाकी आप क्वेश्चन घर से प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको बेटर रहेगा। डाउट पूछोगे तो वैसे बेटर रहेगा। अगर आप यही अज्यूम कर लोगे कि सर ने आगे पढ़ा देना है बस, बहुत सफिशिएंट है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारा यहाँ पर काम है कि आपको चीजें रिवाइज करवा देना। आप जो घर बैठ के रिवीजन में 4-4 दिन लगाते हो एक एक चैप्टर में, वो 1-2 दिन में रिवाइज करा के सारी मेन बातें, मेरा फोकस डिस्कशन पे ज्यादा होगा, क्योंकि जो थ्योरेटिकल बेस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतने ज्यादा आपके क्वेश्चन स्ट्रांगली निकलेंगे। उस पर ज्यादा हम फोकस करेंगे, क्वेश्चनों पे हम कम करेंगे। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन पे आपको डाउट है आप हाईलाइट करके बताइए, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए आज इतना ही, कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।